स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आपका। और इस सेगमेंट में थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो रह गई थी उनको कवर करेंगे और करंट को लेके चलेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम में आपके जैसे यूपी प्रीलिम्स के लिए जो एग्ज़ाम्स होने वाला है उसमें आपको क्या बेनिफिट देगा। ठीक है, तो इस लिहाज से इन चीज़ों को शुरू करेंगे। और जो चीज़ रह गई थी एक, वो मुझे आपसे बात करनी थी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस। सीधे चलेंगे, उनको कवर करेंगे। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, हिंदी इसकी होगी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है। इसमें देखिए ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे हैं जिनको आप आईआर में भी पढ़ोगे। आईआर में उनके रोल्स और सारी चीजें आपको देखना है, लेकिन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनका क्या रोल है उसको हम देखेंगे। इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक तो है आईएमएफ, आपने नाम सुना होगा, और दूसरा है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ को कहते हैं, इनको दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, फिर और संस्थान में लेके आपको चलेंगे। अंकटाड मैं आपको एक बार बता चुका हूं। ठीक है, आईएमएफ को मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ। और दूसरा है वर्ल्ड बैंक, इसकी हिंदी होगी विश्व बैंक। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट संगठन हैं, इनको पढ़ना है, इनके बारे में जानना है। तो इन दोनों को पढ़ना है तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, अप्रोच। ठीक है, अप्रोच क्या होना चाहिए, तो प्रीलिम्स का क्या अप्रोच होना चाहिए और मेंस का क्या अप्रोच होना चाहिए, इस बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। ठीक है, देखिए प्रीलिम्स का क्या अप्रोच हो या मेंस का क्या अप्रोच हो, इसको देखिए। जब क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर के 10 इयर्स के क्वेश्चंस प्रीलिम्स के, तो आप देखेंगे क्वेश्चंस बेसिकली पूछा कैसे गया है। एक तो करंट बेस्ड आता है, जैसे करंट बेस्ड क्या पूछ लेगा, अभी आईएमएफ का हेड कौन है या चेयरपर्सन कौन है, चीफ कौन है करंट में। दूसरा पूछ लेता है क्या कोई भारतीय आईएमएफ में अभी जॉब कर रहा है या एज ए किसी की नियुक्ति हुई है जो इंडियन मूल का हो। आप समझ पा रहे हैं मैं बात कर रहा हूं गीता गोपीनाथ का, बहुत चर्चा में रही थी। ठीक है, कि गीता गोपीनाथ इंडियन मूल की हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। तो अगर कोई इंडियन मूल का है और उसमें अपॉइंटेड हुआ है, बेस इसका क्या है, इंडिया मूल का है, कोई अपॉइंटेड हुआ है, तो भी आप क्या उसका नाम ले सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, इसमें ये पूछ सकता है क्या कि इसकी रिपोर्ट्स कौन कौन सी होती हैं,
रिपोर्ट्स और उसकी कोई पॉपुलर रिपोर्ट्स, उस पॉपुलर रिपोर्ट में इंडिया के बारे में क्या कहा गया है, ठीक है। और फिर ये एसडीआर जारी करता है, क्या एसडीआर में कौन कौन सी करेंसी होती हैं, कैसे, ये चीजें इसमें पूछ सकता है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछ सकता है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है आईएमएफ का वर्ल्ड इकोनॉमी में रोल क्या है, ये कैसे वर्ल्ड बैंक से अलग है, ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक से कैसे अलग है, इस लिहाज से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्या हमें अप्रोच क्लियर हुआ? या फिर वर्ल्ड बैंक क्या है, वर्ल्ड बैंक में भारत की भूमिका क्या है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इज इट क्लियर? तो सीधे हम चलते हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के डिटेल बारे में। यानी इतने देर में हमें यह पता चल गया कि पूछा क्या जाता है क्वेश्चन। एक तो क्वेश्चन करंट बेस्ड होता है, दूसरा थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप में, यानी टेक्निकल क्या चीजें होती हैं उसको लेके बातचीत की जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। तो पहले आईएमएफ, थोड़ा सा इसको एक साथ लेंगे क्योंकि इन्हें सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, आई डोंट नो ब्रदर ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं कहा जाता है, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। यानी ये दोनों एक साथ पैदा हुए, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। ब्रदर ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं कहा जाता ये मुझे नहीं पता, ठीक है। मुझे लगता है कि दोनों जगह पैसे होते हैं और पैसे बेसिकली महिलाओं के पास ही सुरक्षित होते हैं, तो मुझे लगता है इसलिए ऐसा कहा गया होगा। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक क्या हैं? दोनों सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। खैर, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझ गए, एक ही दिन दोनों बने थे। अब क्या है कि व्हाट समझने से पहले क्या है वर्ल्ड बैंक, क्या है आईएमएफ, समझने से पहले वाई समझते हैं, क्यों जरूरत पड़ी। वाई आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे की जरूरत क्यों पड़ी, तो उसके पीछे थोड़ी आपको हिस्ट्री समझनी पड़ती। कोई संस्थान क्यों बनता है उसका एक रीजन होता है, और उसके रीजन में ही उसके ऑब्जेक्टिव्स छुपे हुए होते हैं। अब समझिए कि अगर हम कहें कि भाई क्यों जरूरत पड़ी आईएमएफ की, इसको जानने के लिए आपको हिस्ट्री में थोड़ा जानना पड़ेगा। हिस्ट्री में कहां जाना पड़ेगा, मैं आपको लेके चलता हूं, कहां, 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति। 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की क्या हो गई है, समाप्ति हुई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हुआ तो मैं आपको बताऊं समाप्त कब हुआ, कैसे हुआ, आपको मैं एक बार बता चुका हूं। 6 अगस्त और 9 अगस्त। क्या हिरोशिमा और क्या नागासाकी। यहां पे एक परमाणु बम, एटम बम, एटम बम, यहां जो एटम बम गिराया गया उसे कहते हैं लिटिल बॉय, उसका नाम रखा गया था, और इसका फैट मैन। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर बच्चों पहला ऐसा युद्ध था जब इतनी पहली बार एटम बम का इस्तेमाल किया गया। पहली बार एटम बम का इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया जाता है।
और ये इतना डिजास्टरस था, इतना भयावह था, जन धन की इतने बड़े लेवल पे जब क्षति हो गई थी, इसलिए इस युद्ध को फिर से ना दोहराया जाए, इस बात की सबने क्या कसम खाई। क्योंकि अब अमेरिका एक बिग बॉस बन के आ गया था और उसने इस तरीके का हथियार बनाया था जिसकी लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी। और उस हथियार का क्या नाम था? उस हथियार का नाम था एटम बम, परमाणु बम। और विंस्टन चर्चिल, मैंने आपसे शायद एक बार चर्चा की थी कि विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनसे पूछा गया, एक पत्रकार ने पूछा कि आपने प्रथम विश्व युद्ध भी देखा है, आपने द्वितीय विश्व युद्ध भी देखा है, आपको क्या लगता है थर्ड वर्ल्ड वॉर कब होगा? इस पर विंस्टन चर्चिल ने कहा कि मुझे नहीं पता कि थर्ड वर्ल्ड वॉर कब होगा, लेकिन मुझे इतना पता है अगर कभी थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो जो फोर्थ वर्ल्ड वॉर होगा ना, लोग डंडों और लाठी से लड़ेंगे, इस लायक रह नहीं जाएंगे। यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर इतना डिजास्टर्स होगा कि कुछ बचेगा नहीं। इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर की विभीषिका को देखते हुए, इसकी भयावहता को देखते हुए, इसके द्वारा की गई क्षति को देखते हुए यह तय किया गया कि अब कोई विश्व युद्ध ना होने पाए। इसीलिए अक्टूबर में बना यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये बात समझ में? 24 अक्टूबर 1945 में। ये घटना अगस्त में होती है, अगस्त सितंबर, सीधे अक्टूबर में बन गया यूएनओ। देखिए क्रोनोलॉजी समझिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ बना। यूएनओ आप आईआर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे क्या है यूएनओ, उसके कितने पार्ट्स हैं, कैसे ये चीजें होती हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। जब यूएनओ बन गया तो यूएनओ बनने से एक बात क्लियर हो गई कि अब सिक्योरिटी काउंसिल बन गया, उसमें 5 कंट्रीज को वीटो पावर दे दिया गया। वीटो पावर का पॉजिटिव इंपैक्ट ये आया कि भाई अब युद्ध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस वीटो पावर पाने वाले में सभी कंट्रीज के आइडियोलॉजी थोड़ी अलग अलग थी, इसलिए कोई भी अगर एक युद्ध करेगा दूसरा उसमें वीटो लगा देगा। इसलिए ये बात क्लियर हो गई कि अब विश्व में कोई ऐसा विश्व युद्ध तो नहीं होगा। क्लियर हुआ? जब ये यूएनओ बन गया तो अब सवाल ये था कि यार ये बताओ कि इकोनॉमिकली पूरे वर्ल्ड को कैसे आगे बढ़ाया जाए। क्यों? क्योंकि जन धन की बहुत ही हानि हुई थी, इतना ह्यूमन रिसोर्स और सारी चीजों का नुकसान हो चुका था, जिसका परिणाम ये था कि अब एक बड़ी बड़ी चिंता की बात हो गई थी कि जो गरीब देश हैं उनका डेवलपमेंट कैसे किया जाए, एक चिंता का विषय था। अब मैं पहुंच रहा हूं आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। मैं आपको एक भूमिका बना दिया, स्थितियां बता दी, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं कि जब यूएनओ बन गया तो उसमें बड़े देश मिलकर के, जो अमीर देश थे जैसे अमेरिका जैसे देश, रूस जैसे, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश, ये क्या किए, ये कंट्रीज क्या हुई कि मिल के बैठी और ये सोचा गया या यह बात करने की कोशिश की गई कि अब ऐसा क्या किया जाए जिसके आधार पर, ठीक है, चीजों को बढ़ाया जा सके या बताया जा सके। मतलब देशों में जो गरीब देश हैं उनमें डेवलपमेंट किया जा सके, उनको ग्रोथ को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। वो कौन सी ऐसी चीजें हैं, वो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, तो सबने मिलकर के बैठ करके कहा कि जो विकासशील देश हैं या फिर जो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण जिनकी इकोनॉमी पूरी चौपट हो गई है, बर्बाद हो गई है, ऐसे देशों को हेल्प कर लेने की जरूरत है। तो हेल्प लेने की जरूरत है तो कैसे हेल्प किया जाए? तो हेल्प ऐसे किया जाए, एक तरीका हो सकता था क्या कि वो आए अमेरिका जैसे बड़े देश से पैसा लेके जाएं और अपना व्यापार करें, अपना डेवलपमेंटल वर्क करें। एक तरीका हेल्प का ये हो सकता था, लेकिन ऐसा तरीका नहीं अपनाया गया। क्यों? क्योंकि अगर सीधे कोई अमेरिका से लोन देगा या लोन लेगा तो अमेरिका उससे अपने हित सधवाएगा या अपने मन का काम करेगा। उस कंट्री की जो लोन लेके जाएगा, उस कंट्री की अपनी सॉवरेंटी, संप्रभुता खंडित हो जाएगी या नहीं रहेगा। क्या होता है संप्रभुता? सॉवरेंटी क्या होती है? संप्रभुता का मतलब है एक कंट्री अपने एरिया में अपने डिसीजन लेने के लिए
क्या है, फ्री है, डिसीजंस के लिए फ्री है, उसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो, किसी बाहर कंट्री का हस्तक्षेप ना होना निर्णय में, वो कहलाती है संप्रभुता। यानी आपके घर में क्या लिया जा रहा है, कोई पड़ोसी उससे प्रभावित ना करे, वो होती है आपकी संप्रभुता, सॉवरेंटी। इट इज योर ये आपकी डिसीजन मेकिंग क्षमता है। तो अगर उधार खा लेंगे आप किसी से, तो आप बताइए, जो व्यक्ति उधार खा लेता है वह सबसे कमजोर व्यक्ति होता है। इसलिए छोटे छोटे देशों की संप्रभुता न खत्म हो जाए, इसलिए कहा गया कि भले अमेरिका ही सबसे ज्यादा पैसा लगाए, लेकिन मिल के सब लोग क्या करें, एक संस्थान बनाओ जहां सब पैसा लाके रखें। ये मान लो संस्थान, यहां एक छोटी कंट्री है तो वो मान लो थोड़े पैसे लेके जुड़ा, एक छोटी कंट्री है वो इतने पैसे लेके, ये इतने पैसे लेके जुड़ गया, कोई बात नहीं, लेकिन सभी इसके क्या होंगे, सदस्य। सभी इसके क्या करेंगे, सदस्य बनेंगे। एवरीबॉडी विल बी द इट्स मेंबर, सदस्य बनेंगे। इससे क्या होगा, इन सदस्यों का क्या, संप्रभुता बना रहेगा। क्लियर हुआ। तो IMF and World Bank to support developing economies या poor economies which has been ruined due to Second World War। यानी ऐसे अर्थव्यवस्थाओं को या गरीब अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करना, जो गरीब अर्थव्यवस्था का समर्थन करना, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण बर्बाद हो गई। और दूसरा कारण क्या हो सकता है इसको, इन दोनों को बनाने का, टू मेंटेन सॉवरेनिटी ऑफ द मेंबर कंट्रीज। सदस्य देशों की संप्रभुता बनी रहे। क्लियर हुआ। और मैं बता चुका हूं संप्रभुता क्या है, सीधी सी बात है। अगर सीधे किसी से लो, भाई IMF में मान लो हमने 100 करोड़ रुपया रखा है, हम मान लो 200 करोड़ लेके चले आए, तो हमारा कर्जा तो IMF से हुआ ना, ठीक है। हमारा कर्जा किससे हुआ, IMF से हुआ। हमारा कर्जा ऐसे थोड़ी हो गया कि हमने अमेरिका से कर्जा लिया हुआ है। तो हमारे आंतरिक मामले में अमेरिका हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा, इसलिए हमारी सॉवरेंटी बनी रहेगी। इसलिए कोई भी कंट्री इसलिए किया गया ताकि उसकी सॉवरेंटी क्या हो जाए, बनी रहे। अब सवाल आपके मन में ये हो गया, दोनों का उद्देश्य एक जैसा लग रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। IMF और वर्ल्ड बैंक में बेसिकली डिफरेंस है क्या, ये आपके मन में सवाल हो सकता है। तो IMF और वर्ल्ड बैंक में दोनों का उद्देश्य, दोनों का कॉमन उद्देश्य कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है, हेल्प, सहायता करना। लेकिन
डिफरेंसेस क्या है, आईएमएफ हेल्प करता है फॉर बेटर ट्रेड और वर्ल्ड बैंक हेल्प करता है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या फिर हेल्थ, सैनिटेशन, ईटीसी। डिफरेंस समझ में आया? यानी आपको ट्रेड नहीं हो रहा है, अच्छा बेटर ट्रेड के लिए पैसा अगर आप लाओगे तो कहां से लाओगे? आईएमएफ के लिए। बेटर ट्रेड मतलब बेहतर व्यापार करने के लिए, बेहतर व्यापार करने के लिए। वर्ल्ड बैंक का क्या मतलब है? वर्ल्ड बैंक का मतलब यह है कि ये आपको विकास के लिए या विकासात्मक कार्यों के लिए। अभी भी आपके मन में एक संदेह आ रहा होगा कि सर आईएमएफ बेटर ट्रेड के लिए हेल्प कैसे करता है? चलो वर्ल्ड बैंक को समझ लो, विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए या विकास के लिए आपको सड़क, पानी, सुविधा, इस तरह की चीजें। लेकिन आईएमएफ ट्रेड में कैसे हेल्प करता है, समझना चाहोगे आप? फिर यहीं से सीधे आप आईएमएफ में हम एंट्री कर जाएंगे, ठीक है? कैसे आईएमएफ ट्रेड के लिए करता है? जैसे मान लो इंडिया है ना, इंडिया, ये है जापान। तो इंडिया और जापान के बीच हो रहा है ट्रेड, क्लियर? तो जापान से अगर इंडिया में आएगा तो उसे कहेंगे क्या? इंपोर्ट। और इंडिया से जापान में जाएगा तो उसे कहेंगे एक्सपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है? अब जब इंपोर्ट होगा और एक्सपोर्ट होगा, क्लियर हुआ? अब देखिए क्या हो गया, इंडिया और जापान में जो रिलेशनशिप होगा, इंडिया एक्सपोर्ट कम करेगा और इंपोर्ट अधिक करेगा। तो इनका ट्रेड बैलेंस क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मान लो इंडिया जापान को 100 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहा है और जापान से इंपोर्ट कितना कर रहा है? 1000 करोड़ रुपए का। तो जो घाटा होगा कितना होगा? 900 करोड़ का। 100 करोड़ का तो वो सामान दे देगा उसके वैल्यू का, लेकिन 900 करोड़ दे देगा। अब जापान 900 करोड़ क्या करेगा? इंडिया से मांगेगा। इंडिया कहेगा हमसे रुपए ले लो, करेंसी। जापान बोलेगा नहीं। जापान कहता है या तो हमें आइदर या तो हमें येन में दो और डॉलर में दो। येन और डॉलर दोनों उनकी क्या है? फॉरेन करेंसी है। डॉलर में क्यों मांग रहे हैं? मैंने बताया डॉलर में एक सर्वविदित मुद्रा हो जाती है इसको, ठीक है? अब क्या होगा इसको समझिए, या तो येन में दे दो या तो डॉलर में दे दो आप, क्लियर? दूसरी चीज क्या है, आप दोनों करेंसी क्या है इंडिया के लिए? फॉरेन करेंसी है। तो इसे क्या है? ट्रेड बैलेंस तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसे 900 करोड़ रुपए का, 900 करोड़ रुपए का फॉरेन करेंसी चाहिए। अब इंडिया के पास मान लो नहीं है, तो यहां आईएमएफ है। आईएमएफ से जाके इंडिया या तो उतने रुपए अपने कोटे से या पैसा कुछ जमा किया अपने करेंसी के बदले, या फिर अपने जो एक कोटा बढ़ता है, जो भी जितना पैसा जमा करता है उससे या तो येन या डॉलर लेके और जापान को पेमेंट कर दिया। तो ट्रेड क्या हो गया? दोनों के बीच संबंध, ट्रेड के रिलेशन, क्योंकि यहां हर कंट्री के पैसे जमा हैं, तो ट्रेड रिलेशन बेटर हो गया। क्या ये क्लियर हुआ? कैसे हुआ ये क्लियर हुआ आपको? ट्रेड में कैसे हेल्प कर रहा है ये क्लियर हुआ आपको? ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से आईएमएफ ट्रेड के लिए हेल्प करता है और वर्ल्ड बैंक इसके लिए
डेवलपमेंटल काज के लिए हेल्प करता है। क्लियर? अब थोड़ा सा चलते हैं फटाफट चीजें, अभी तो ये समझने वाली बात बेसिक हो गई। यानी डेवलपमेंट आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की हमें जरूरत क्यों, ये बात पता चल गई आपको। फिर आपको इतने देर में ये समझ में आया कि दोनों में बेसिक डिफरेंस है क्या, ये हम समझ पाए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा कुछ फैक्चुअल चीजें लिख लेते हैं जो क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। ठीक है, वो फैक्चुअल चीजें क्या हैं ये देखिए। पहली चीज तो क्या है, आईएमएफ ठीक है कब बना, व्हेन, December 1945। ठीक है, कहां बना, वेयर, वॉशिंगटन डीसी, और यही इसका हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय। ठीक है, ओके। अभी कितने मेंबर हैं इसके, मेंबर्स, ठीक है 189 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। चीफ इनकी, चीफ कौन है इनकी, क्रिस्टीना जॉर्जिवा, क्रिस्टीना क्रिस्टलीना जॉर्जिवा। और लास्ट टाइम इसके पहले क्रिस्टीना लिगार्ड थी, क्रिस्टीना जॉर्जिवा। ये एक्चुअली बेल्जियम की रहने वाली है। ठीक है, कहां की रहने वाली है, बेल्जियम की रहने वाली है, वहां की इकोनॉमिस्ट थी। ठीक है, माफ कीजिएगा, बुल्गारिया की। ये जरूरी नहीं है आपको जानना कहां की है। ठीक है, मैं बस लिख दे रहा हूं आपको, बुल्गारियन। ओके, ये इकोनॉमिस्ट हैं। जो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है वो ये है, अभी इंडियन मूल की चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, उनका नाम है गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ चीफ इकोनॉमिस्ट हैं किसकी, इस आईएमएफ की, इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल की हैं। और इसके पहले वो केरला सीएम की चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इसके पहले केरला सीएम की चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थी ये। ठीक है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थी। तो ये थोड़ा सा बेसिक बात हुआ कि, और
अगर पूछा जाए आईएमएफ के पहले, हालांकि कभी नहीं पूछता, पूछ लिया, फर्स्ट चीफ ऑफ आईएमएफ कौन था, तो कैमिल गैट। कैमिल गैट फर्स्ट चीफ ऑफ आईएमएफ कौन थे, कैमिल गैट थे। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव्स आईएमएफ के अगर पूछ ले, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएमएफ, तो टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन इन द वर्ल्ड, यानी विश्व में मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के टू प्रमोट बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल, to promote balanced development of international trade, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विकास को आगे बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विकास को क्या करना, आगे बढ़ाना। ठीक है, और क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव्स जो इंपॉर्टेंट है वो लिख दे रहा हूं मैं आपको। द प्रॉब्लम ऑफ टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ balance of payment in the member countries, मेंबर कंट्रीज, यानी हिंदी में लिख लीजिए, सदस्य देशों के भुगतान संतुलन की समस्या को क्या करना, दूर करना। सदस्य देशों के भुगतान संतुलन की समस्या को क्या करना, दूर करना। टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इन द मेंबर कंट्रीज। ठीक है, अगला क्या सीख सकता है, टू स्टॉप टेरर फंडिंग इन द वर्ल्ड, देश में, विश्व में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले या आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए धन उगाही, आतंकवाद के लिए फंड करने के लिए
चीजों को रोकना। ठीक है, अब स्ट्रक्चर, संरचना समझिए। ये ऑपरेटेड बाय ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा संचालन होता है। हर सदस्य देश का वित्त मंत्री इस बोर्ड का सदस्य होता है। ध्यान से सुनिएगा, आपके मन में सवाल हो सकता है कि सर आईएमएफ वर्क कैसे करता है, वो ऑपरेट कैसे होता है। तो देखो भैया, वह बोर्ड ऑफ गवर्नर से ऑपरेट होता है। क्लियर? हर सदस्य देश जो भी मेंबर्स होंगे, तो आपके मन में अगला सवाल कि सर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में लोग कितने होते हैं, तो जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उसका फाइनेंस मिनिस्टर इस बोर्ड ऑफ गवर्नर का मेंबर होता है। क्लियर? और हर देश में क्या है, अपना उनका एक कोटा सिस्टम है ऑपरेट करने का। ठीक है, तो वो उस चीज को लेके ऑपरेट करते हैं। जैसे हर कंट्री का, यहां समझिए पहले कि फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है इस बोर्ड ऑफ मेंबर का सदस्य होता है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर की अनुपस्थिति में इन द एब्सेंस ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, उस देश के सेंट्रल बैंक का, उस देश के सेंट्रल बैंक का चीफ डिप्टी गवर्नर के रूप में भाग लेता है। मैं क्या कह रहा हूं कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होगा, उसका सदस्य वित्त मंत्री होगा, यानी भारत के कंसर्न में कौन होंगी, निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण। लेकिन अगर ये अनुपस्थित हैं तो उस देश के सेंट्रल बैंक, इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है, आरबीआई। तो आरबीआई का चीफ यानी शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास यहां पे डिप्टी गवर्नर के रूप में होंगे। और आप याद करिए, आरबीआई बताते समय मैंने आपसे बताया था क्या कि आरबीआई, जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको बताया था कि आरबीआई एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी आईएमएफ में गवर्नमेंट की रहती है। यानी अगर गवर्नर साहब नहीं है, यानी बोर्ड ऑफ गवर्नर के सदस्य नहीं है जो भारत के वित्त मंत्री होते हैं आईएमएफ के अंदर, तो उनकी जगह पे वोटिंग करने का राइट किसको होगा, शक्तिकांत दास यानी आरबीआई चीफ को होगा, क्योंकि आरबीआई ही भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट है। ये बात क्लियर हो गया? पूछता है क्वेश्चन, कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, और क्या है, भारत आईएमएफ में अपने कुछ पड़ोसी देशों का भी प्रतिनिधित्व करता है। इंडिया रिप्रेजेंट्स इट्स सम नेबर्स, पड़ोसी, इन आईएमएफ। आईएमएफ में इंडिया अपने कुछ पड़ोसी देशों का भी सपोर्ट करता है या फिर रिप्रेजेंटेशन करता है। और वो देश कौन कौन से हैं पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड दोज कंट्रीज आर बांग्लादेश,
दूसरा श्रीलंका, और तीसरा भूटान। ठीक है, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान, इन 3 कंट्रीज का ये एक टर्म आपने सुना होगा, SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। क्या होता है SDR? इसको समझाने से पहले जो क्वेश्चन पूछता है उस पर बात कर लेते हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, SDR, हिंदी इसकी विशेष आहरण अधिकार। क्या होता है SDR? इसके जानने से पहले एक चीज जान लीजिए, वो ये है कि इसे पेपर गोल्ड भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेपर गोल्ड किसे कहा जाता है? स्वर्ण पत्र, या हिंदी में भी ऐसे पेपर गोल्ड लिख देता है। ठीक है, SDR यानी इसे पेपर गोल्ड भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। और पूछता है SDR कौन जारी करता है? तो कौन? IMF। अब दरअसल है क्या SDR? दिक्कत कहां है इसको समझिए। दिक्कत ये आई कि मैं कहा था, हाँ मैं ये कह रहा था कि पेपर गोल्ड या SDR की बात हुई थी। ठीक है, तो उसमें क्या है, स्वर्ण पत्र या पेपर गोल्ड। तो SDR क्यों जारी किया गया, फिर इसी में हम समझ लेंगे SDR है क्या। पहले ऐसे लिखो, इट्स अ बास्केट ऑफ, इट्स अ बास्केट ऑफ, टॉप बास्केट ऑफ द currency of top exporting economies, टॉप एक्सपोर्टिंग इकोनॉमीज, यानी यह दुनिया की सबसे बड़ी, यह दुनिया की सबसे बड़ी निर्यातक अर्थव्यवस्थाओं की मुद्रा की टोकरी होती है। ठीक है, यानी एक बॉक्स होता है ऐसे SDR, इसमें दुनिया की टॉप एक्सपोर्टिंग इकोनॉमीज की ये मान लो बॉक्स है SDR। अभी बताऊंगा क्यों जारी किया जाता है। इसमें 5 इकोनॉमीज कौन कौन से हैं? अमेरिकन डॉलर, ठीक है, दूसरा यूरोपियन यूरो, यूरो पता है आपको, यूरोपीय यूनियन का, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड, और अगला है चीनी युआन या रेमिनबी। चीन की इकोनॉमी युआन या
रेमिनबी, ठीक है। ये चीन की युआन भी कहते हैं, कहीं यही भी कहते हैं। और ये है लेटेस्ट जुड़ी हुई मुद्रा इस बास्केट में, ये लेटेस्ट मुद्रा इसमें जुटी है, ठीक है। अब एसडीआर को कोई मांगने से मना नहीं कर सकता है, एसडीआर को अब मांगने से कोई मना नहीं कर सकता। इसको समझिए क्या होता है एसडीआर। पहले तो ये सब चीजें पता चल गया जो इंपॉर्टेंट है। एक टोकरी है। अब आप सवाल ये होता है कि क्यों शुरू किया गया। अभी आपके मन में थोड़ा सा एक बार फिर रिवाइज्ड मैं कर दूंगा तो अभी और क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा ये कंट्री है, भुगतान की बड़ी प्रॉब्लम होने लगी थी। जैसे मान ली कंट्री ए है इंडिया, हाँ, ये मान लो जापान, ये मान लो ईरान या इराक या यूएई समझ लो, दो ही से समझते हैं अभी आप। इंडिया को यहां से भी इंपोर्ट करना है, इंडिया को यहां से भी इंपोर्ट करना है। इंडिया कंट्री ऐसी है जिसका इंपोर्ट अधिक है, इंपोर्ट अधिक है और एक्सपोर्ट कम है। इंपोर्ट क्या है इसकी, अधिक है, एक्सपोर्ट क्या है, कम है, ठीक है। इसका इंपोर्ट अधिक है और एक्सपोर्ट क्या है, कम है, ठीक है। ऐसे में क्या है, बैलेंस पेमेंट की समस्या आनी ही आनी है। जैसे मान लो क्या, जापान के साथ मैंने बताया हमने दिया 100 करोड़ का, लिया 1000 करोड़ का इंपोर्ट हुआ, जो बैलेंस आया क्या है 900 करोड़। जापान का कहना है या तो हमें क्या जापानी येन में दो या तो डॉलर में दो। यूएई के साथ मान लो सेम चीज, हम तेल ले रहे हैं तो अधिक महंगा ले रहे हैं इसके साथ, इसको साथ हमने लिया 2000 करोड़ का और इसे दिया 200 करोड़ का, तो यहां बैलेंस बना 1800 करोड़, 1800 करोड़। ये कह रहा है हमें या तो यूराल में दो, सॉरी रियाल ना, रियाल में दो या फिर क्या दो, डॉलर में दो। तो यहां आईएमएफ से मान लो मांगने गए तो डॉलर तो कॉमन तीनों ले सकते हैं। मान लो यहां इंडिया आया आईएमएफ में, इंडिया ने पहले कहा भैया हमें क्या चाहिए, येन दे दीजिए, इनके साथ मैनेज करना है। ये कह दे भैया हमें क्या दीजिए, रियाल ना, रियाल दे दीजिए, इसकी मुद्रा जो है यूएई की, ठीक है। या हमें डॉलर दीजिए, तो डॉलर सबसे डिमांडिंग मुद्रा है। मान लो यहां रियाल भी नहीं है, मान लो यहां येन भी नहीं है और डॉलर भी नहीं है, तो फिर क्या होगा, कैसे काम चलेगा। और इसको ट्रेड करना है दोनों के साथ। तो इन प्रॉब्लम को देखते हुए जापान ने, आईएमएफ ने कहा कि हम एक बास्केट जारी करते हैं एसडीआर का। एसडीआर इज नॉट ए करेंसी बट इट्स अ वर्चुअल फॉर्म ऑफ करेंसी। आप कह सकते हो करेंसी का एक रूप है लेकिन करेंसी नहीं है। एसडीआर मैंने कहा बास्केट बना दिया, अब एसडीआर कोई मना नहीं कर सकता। अब यहां से आईएमएफ ने एसडीआर देना शुरू किया, एसडीआर यूएई भी ले लेगा, एसडीआर जापान भी ले लेगा। अब यूएई क्या करेगा, ये एसडीआर लेके इसके पास आएगा, 5 करेंसी का बास्केट है, इसमें जो चाहिए वो ले ले, डॉलर ले ले। क्यों टॉप एक्सपोर्टिंग इकोनॉमीज में किया गया, क्योंकि यूएई अगर एसडीआर लेके आएगा तो इन्हीं के यहां से जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज हैं, इन्हीं के यहां से कुछ और नया चीज मांगेगा, लेके जाएगा। तो ये एसडीआर उसको भी दे देगा ले जाके। चीन से मान लो लेना हो तो चीन को दे दे, चीन भी ले आकर के यहां से अपना युआन ले ले या डॉलर ले एसडीआर से, या फिर उसे जो टॉप एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी में चाहिए वो उससे ले लेगा। समझ में आया क्या। इसीलिए मैं कह रहा हूं टॉप एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी। और इसीलिए जब सबका लेना देना चीन से पड़ने लगा, क्योंकि चीन का एक्सपोर्ट क्या हो गया, बहुत बढ़ गया, तो इसलिए आईएमएफ को मजबूर होकर के क्या, चीन की मुद्रा को आईएमएफ के एसडीआर के बास्केट में शामिल करना पड़ा। क्लियर हो रहा क्या। यानी जैसे मैंने कहा, फिर एक बार दोहरा रहा हूं मैं आपको कि इंडिया है,
इंडिया के बहुत कंट्रियों के साथ क्या है, लेन देन की दिक्कत होने लगी। तो या तो उस कंट्री की वो मुद्रा मांगे या फिर डॉलर मांगे। संयोग से मान लो आईएमएफ में दोनों नहीं है, फिर तो ये कंट्री नहीं कर पाएगा। तो इस समस्या के समाधान के लिए क्या किया, एक स्वर्ण पत्र जारी किया जिसे एसडीआर कहते हैं। वह 5 करेंसीज के क्या एक बास्केट बना, और आईएमएफ ने कहा इधर आओ, एक काम करो, जापान क्या येन मांग रहा है, येन तो नहीं है यार, डॉलर मांग रहा है, तो डॉलर भी कम है, तो एक काम करो ये पत्र लो, जापान को दे देना, जापान से बोलना मना नहीं करेगा, वो ले लेगा। जापान ले लिया। अब जापान पूरे वर्ल्ड में एसडीआर चलने लगा, और जिसको जो एसडीआर जिसके पास एक्स्ट्रा है वो लेके आए और आईएमएफ के पास जाए, अपनी जो करेंसी उसकी चाहिए वो ले ले। तो ट्रेड इससे सही होने लगा ना, यानी ट्रेड में होने वाली, ऑब्जेक्टिव में भी मैंने लिखाया, यानी व्यापार में होने वाली समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से आईएमएफ ने एसडीआर जारी किया। ये बात क्लियर हुआ। और फिर मैंने कहा पीछे चलते हैं, एसडीआर क्या है। इसे पेपर गोल्ड कहते हैं। यह बास्केट होता है किसनी, टॉप एक्सपोर्टिंग इकोनॉमीज की। इस बास्केट में कौन कौन है ये आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया। अमेरिकन डॉलर, यूरो, ठीक है, येन, पाउंड स्टर्लिंग, और क्या, चीनी युआन, इन मुद्राओं में होता है। और आई विश, या हम लोग सोचें कि इंडिया इतना इकोनॉमिकली ग्रो कर जाए कि हमारी भी मुद्रा इसमें एसडीआर में क्या हो, शामिल हो। और इंडिया की मुद्रा एसडीआर में शामिल तभी होगी बच्चों जब इंडिया एक टॉप एक्सपोर्टिंग इकोनॉमीज में शामिल हो जाएगा। और मैं एक्सपोर्ट के लिए बता रहा हूं, ये बहुत जरूरी होता है क्या, कि जो कंट्री एक्सपोर्ट करेगी वही कंट्री मजबूत कंट्री होगी। ठीक है, ऐसा इंडिया और आईएमएफ के रिलेशन को देख लेते हैं। इंडिया वर्सेस आईएमएफ। पहली बात, इंडिया फाउंडिंग मेंबर, यानी भारत संस्थापक सदस्य। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर, भारत क्या है, एक संस्थापक सदस्य है। ठीक है, तो भाई एक सवाल आपके मन में यहां क्वेश्चन आता है, पूछता है मन में सवाल, क्या इंडिया आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, और आईएमएफ कब बना, 27 दिसंबर 1945 में। तो इंडिया आईएमएफ का संस्थापक सदस्य कैसे? तो भैया ऐसे कि ये बात सही है, ये गलत नहीं है स्टेटमेंट। क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ, आईएमएफ की स्थापना कहीं लिख लीजिएगा, ब्रिटेन वुड्स, इट्स अ सिटी नियर वॉशिंगटन इन यूएसए, वहीं कॉन्फ्रेंस हुआ था। और ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद ही, ब्रिटेन वुड्स, आई रिपीट, के बाद ही आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बने थे। तो जब भारत क्या आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की जब बात कर रही है, तो भारत संस्थापक सदस्य कैसे बना? तो अमेरिका जैसे ही जीता, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो अमेरिका ने यह घोषणा कर दी, क्या अमेरिका एक सुपर हीरो की तरह निकल के आया बाहर, और वो सबका एक अगुवा बन गया। और उसने कहा अब दुनिया में कोई भी देश किसी देश से गुलाम नहीं है, कोई भी कॉलोनी नहीं चलेगी, कोई उपनिवेशवाद नहीं रहेगा, अब हर देश आजाद होगा। और इंडिया को इसमें एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था। इसलिए यह कहा जाता है कि भारत आईएमएफ का एक संस्थापक सदस्य है। बात क्लियर हो गई? ये बात दिमाग में बैठ गई आपके, गड़बड़ नहीं होगी ना? चलिए, और इंडिया का जो कोटा है आईएमएफ में, वो 2.6% है, जो 8वां
सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, ठीक है। और सबसे अधिक किसका है, अब गेस करिए, यूएसए। नंबर 2 पे कौन है, जापान, 17.5% है, जापान का 6.4%, 6.4% है जापान का, ठीक है। और अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हाँ, कुछ रिपोर्ट्स आईएमएफ जारी करता है। आईएमएफ रिपोर्ट, पहला वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये कौन जारी करता है, ये जारी करता है कौन, आईएमएफ जारी करता है विश्व आर्थिक रिपोर्ट, ठीक है। और दूसरा एक रिपोर्ट है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, वर्ल्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। हिंदी इसकी मैंने बताई, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ठीक है। तीसरा चीज क्या है वो देखिए, राजकोषीय अनुश्रवण, राजकोषीय अनुश्रवण, हो सकता है हिंदी ऊपर ऊपर चला गया हो, फिस्कल मॉनिटर। ये 3 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हैं जो आईएमएफ जारी करता है। आईएएस में भी और पीसीएस में भी ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू रहता है। क्वेश्चंस आपसे पूछा करता है क्या कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, ठीक है। और अभी जो एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट वर्ष 2020-21 के लिए 22-21 के लिए, ठीक है, विश्व वर्ल्ड 2020 और 21 के लिए जो जीडीपी ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट की गई थी वो 4.2%, ठीक है। कितना,
2%, जिसे बाद में 4.5 कहा गया। हालांकि अभी जो स्थिति आ गई है जीडीपी की, वो आपको पता ही है क्या कंडीशन और क्या सिचुएशन आई है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो इसलिए ये सिचुएशन या ये कंडीशन देखी जा सकती है। ठीक है, तो ये तीनों रिपोर्ट हो गया, आईएमएफ पता चल गया। इतना अगर आपको आईएमएफ के बारे में पता हो तो क्वेश्चन कहीं बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, आइए थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हैं। वर्ल्ड बैंक सीधी सी बात है, कब बना? सेम चीज 1945। कहां इसका मुख्यालय? मैंने कहा सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, तो वॉशिंगटन डीसी। मेंबर्स 189। ठीक है, मेंबर्स 189। ठीक है, और अगर आप बात करेंगे कि ये किस लिए बना, ठीक है, तो किस लिए बना आपको पता है? डेवलपमेंटल वर्क देने के लिए, ऐसी कंट्रीज जिनका क्या, जिनका जो रुइंड हो गई हैं आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ऐसी इकोनॉमीज जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हो गई हैं, रुइंड हो गई हैं, वो उनकी हेल्प करने के उद्देश्य से ये बना। और अगर चीफ की बात करें इस समय, तो डेविड मालपास, डेविड मालपास is the president of वर्ल्ड बैंक। ठीक है, और इंडियन मूल की अंशुला कांत हैं जो एमडी हैं। अंशुला कांत, अंशुला कांत is the मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ, इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इसके 5 संस्थाओं का यह ग्रुप है। इट्स अ ग्रुप ऑफ, ये एक बार फिर दिखा दूं आपको, जो इंपॉर्टेंट है इसका, ये चीजें प्रीलिम्स के क्वेश्चन पूछती हैं। डेविड मालपास, अंशुला कांत। ठीक है, इट्स अ ग्रुप ऑफ, इट्स अ ग्रुप ऑफ 5। ठीक है, इट्स अ ग्रुप ऑफ 5 व्हाट इंस्टीट्यूशन, 5 इंस्टीट्यूशंस। उनके नाम मैं लिखता चल रहा हूं और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताता चलूंगा। पहला है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी। इसको हिंदी में अगर लिखना चाहें तो ये होगा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं
विकास बैंक, IBRD। ठीक है, क्या है IBRD? थोड़ा थोड़ा एक एक को पढ़ते चलें, इसके बारे में लिखते चलें। IBRD है क्या? ये अलग अलग संस्थाएं हैं और उन संस्थाओं का अलग अलग उद्देश्य है। 5 संस्थाएं हैं, ठीक है। उन्हीं उद्देश्यों के बेस पे उनको डिफर किया गया और उन सबको मिला करके क्या बोला जाता है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो संस्थाएं क्या है देखिए, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। लिखो, वास्तव में इसी ही विश्व बैंक कहा जाता है। इन रियल इट्स अ वर्ल्ड बैंक, या वर्ल्ड बैंक इज इन रियल इज IBRD। ठीक है, और अभी कौन है इस पे? डेविड मालपास। ठीक है, एक और, डेविड मालपास इज द, एक खासियत समझिए, जो वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष होता है प्रेसिडेंट विल ऑलवेज बी, वह हमेशा, जो विश्व बैंक का अध्यक्ष होता है वो हमेशा अमेरिकी नागरिक होता है। विल ऑलवेज बी एन अमेरिकन, यानी विश्व बैंक का जो अध्यक्ष होता है हमेशा क्या होता है? एक अमेरिकी ही होता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा किसका लगा हुआ है? अमेरिका का ही लगा हुआ है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है? यह हमेशा, इसका मेन उद्देश्य क्या है? वही टू रिकॉन्स्ट्रक्ट, objective of IBRD is to reconstruct those economies which has been ruined due to what? Which has been ruined due to Second World War। ठीक है, और IBRD एक रिपोर्ट जारी करती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट IBRD जारी करती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट रिपोर्ट इज विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड विश्व विकार रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, IBRD जारी करती है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट जारी करती है कौन? IBRD। ठीक है, ये हो गया IBRD। दूसरा इसका फिर से मैं दोहरा दूं, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, और इसे ही विश्व बैंक कहा जाता है वास्तव में। और इसका उद्देश्य क्या था? कि जो डेवलपमेंटल असिस्टेंट करना, और ये एक रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? अगर IBRD दिया है तो विश्व बैंक नहीं देगा, अगर विश्व बैंक देगा तो IBRD नहीं देगा। ठीक है, दूसरा है IDA, उसका जो वर्ड का प्लांट IDA मतलब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। वैश्विक
या अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आईडीए। ठीक है, तो आईडीए के साथ क्या सीखना आपको? व्हेन कब बना? तो ये बना 24 सितंबर 1960। ठीक है, मतलब ये बना, पहले तो आईबीआरडी था वर्ल्ड बैंक, लेकिन आईडीए बनाया गया, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन बना कब? 24 सितंबर 1960। ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। जब आईडीए बना तो क्यों बना, किस उद्देश्य के साथ बना, इसको थोड़ा सा जानते हैं। इसे सॉफ्ट लोन विंडो, सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ द वर्ल्ड बैंक, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड बैंक का सॉफ्ट लोन विंडो किसे कहते हैं? हु इज द सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक का सॉफ्ट लोन विंडो किसे कहते हैं? तो वर्ल्ड बैंक का सॉफ्ट लोन विंडो हो रहे आईडीए, यानी रियायती दर वाली खिड़की, सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ द वर्ल्ड बैंक, विश्व की सॉफ्ट लोन विंडो से कहते हैं। यानी आईडीए बनाया गया किसी को एक तरीके से समझो ग्रांट देने के लिए, बहुत लंबे स्तर या बहुत दिनों के लिए रियायती दर देने के लिए। ठीक है, और इससे आईडीए से लोन, ऐसे कह लो ग्रांट, क्या अधिक दिनों के लिए ब्याज दिया, अधिक दिनों के लिए उधार दिया जाता है। अधिक दिन का मतलब क्या है? 30 से 40 वर्ष तक का उधार, फॉर 30 to 40 ईयर्स, 30 से 40 वर्ष तक के लिए उधार दिया जाता है, 30 to 40 ईयर्स। ठीक है, 30 से 40 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। ठीक है, और इसके लिए आईडीए फॉर दिस, यानी 0% ब्याज है, आईडीए चार्ज ओनली 0.75% सर्विस चार्ज। भारत सबसे ज्यादा पैसा लेके यहां से आता है। आप देखिएगा इंडिया में ना, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अभी किम जोंग यूंग थे, इसके पहले किम यंग, सब शायद अमेरिकन थे वो, मतलब थे तो कोरियन मूल के, लेकिन वो अमेरिका की सिटीजनशिप मिली हुई थी। वो जब आते थे ना, तो बिहार, यूपी गवर्नमेंट, सब सारी गवर्नमेंट अपने यहां उनको स्वागत करने के लिए परेशान होती थी। क्यों? क्योंकि आईडीए से क्या मिलेगा? बहुत अच्छा खासा पैसा मिलेगा। ठीक है, और अगर आपने एक नॉवेल पढ़ा हो, आई थिंक हाफ गर्लफ्रेंड, ठीक है, उसमें चेतन भगत का, तो उसमें भी वही वर्ल्ड, जैसे बिल गेट्स का जो फाउंडेशन लोन देता है, फिर वो वर्ल्ड बैंक में जाते हैं इस चीज को प्रेजेंट करने के लिए, वहां से लोन लाने के लिए, बिहार की गरीबी दूर करने के लिए, है ना। तो कुल मिला के ये है कि आईडीए क्यों बना। तो उसमें उस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे ग्रांट लिया जाता है। और मैंने ग्रांट की परिभाषा आपको बताते समय बताया था कि ग्रांट मतलब दान के जैसा। 50 साल के लिए किसी को लोन दे रहे हो, तो एक बात बताओ, वो पैसा वापस आने वाला है क्या? मुझे तो नहीं लगता। ठीक है, और आपको इंटरेस्ट रेट भी नहीं लगा रहे हो। तो इसलिए आईडीए समझ में आया। वर्ल्ड बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो कौन होता है? आईडीए।
इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA. IDA is known as soft loan window of वर्ल्ड बैंक। ठीक है, आगे IFC तीसरा है, IFC इसकी होगा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। ठीक है, तो ये कब बना? When 1956 में, 1956 में बना। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव, टू प्रमोट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन मेंबर कंट्रीज। सदस्य देशों के अंदर निजी निवेश को क्या करना? बढ़ावा देना। टू प्रमोट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन मेंबर कंट्रीज, सदस्य देशों के अंदर निजी निवेश को क्या करना? बढ़ावा देना। ठीक है, अगला दूसरा, निजी निवेश को बढ़ावा देना। दूसरा चीज क्या है? टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू द कंपनीज फॉर कैश, या कह दो कैपिटल जनरेशन। सुन लो क्या मैं कहना चाह रहा हूं। लाइक शेल मसाला बॉन्ड फॉर इंडियन कंपनीज। ठीक है, देखो क्या है IFC, इससे समझते हैं। ये है कंट्री, इसमें ये है प्राइवेट कंपनीज, और ये क्या है? IFC। जैसे प्राइवेट कंपनीज, मान लो यहां रिलायंस है, वर्ल्ड बैंक का इंटेंशन हेल्प करना है, तो निजी निवेश को बढ़ावा देना, मैंने कहा इसका इंटेंशन है। तो विदाउट गवर्नमेंट गारंटी, विदाउट गवर्नमेंट गारंटी IFC प्रोवाइड मनी टू प्राइवेट कंपनीज लाइक रिलायंस या एवरीथिंग। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं IFC हूं, आपका एक देश है, आप उस देश में कुछ कंपनियां हैं, निजी कंपनियां, उनको पैसों की जरूरत है, तो मैं बिना सरकार की गारंटी के उस देश की प्राइवेट कंपनी को IFC पैसा देता है। क्यों देता है? क्योंकि IFC का भी उद्देश्य क्या है? हेल्प करना। अगर वो देश में निजी कंपनियों के पास भी पैसा आएगा तो नया निवेश लगाएगा सब जगह। इसके लिए सरकार की गारंटी नहीं है, अगर हमारा पैसा डूबेगा तो डूब जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और कहता है रिलायंस से या रिलायंस जैसी प्राइवेट कंपनियों को कि आप आओ इंटरनेशनल मार्केट में, और मैं आप बॉन्ड्स, मैंने बॉन्ड आपको बता चुका है,
बॉन्ड्स जारी करो, जिसे मसाला बॉन्ड कहते हैं। क्यों मसाला बॉन्ड कहते हैं? क्योंकि पूरी दुनिया में इंडियन मसाले के लिए जाने जाते हैं। तो फॉरेन मार्केट से भी इंडियन कंपनीज के लिए कैपिटल जनरेशन का बीड़ा कौन उठाता है, उन्हें प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करवाता है? तो वो प्रोवाइड करवाने वाले का नाम क्या है? आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। ये बात क्लियर हो रही? उसका क्या नाम है? आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, चलिए दूसरी बात, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईएफसी। ठीक है, चलिए, तो आईएफसी का काम समझ में आया? मैं फिर से बता रहा हूं, क्या? पैसा देना। किसे? निजी कंपनियों को, यानी एनी हाउ उनकी सपोर्ट करना। आईएफसी हो गया। अगला है मीगा, MIGA। फुल फॉर्म लिखिए इसका, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। मतलब बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। इसका मतलब क्या है मीगा का? ये कब बना? पेन मैं फिर दिखा दे रहा हूं, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मीगा, कब बना? व्हेन। ठीक है, तो ये बना 1988 को। कब बना? 1988 को। क्यों बना? वर्ल्ड बैंक का पार्ट है, ये आपको पता है, लेकिन क्यों बना? तो इसका उद्देश्य क्या है? टू प्रमोट FDI इन डेवलपिंग nations which are its member। ठीक है, यानी FDI मतलब फॉरेन डेवलपमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI। तो FDI को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ, ठीक है, इसकी स्थापना की गई। कि मान लो एक कंट्री है, देखो एक इंटेंशन हमेशा दिमाग में रखना, हेल्प, इसकी हेल्प करनी है। तो आईएफसी क्या कर रहा है? पहले आईडीए क्या कर रहा है? आईडीए कर रहा है क्या? सॉफ्ट लोन विंडो, भैया कैश लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आईएफसी कह रहा है क्या? प्राइवेट सेक्टर को अगर पैसे की जरूरत है, आओ हमसे लेके जाओ उन्हें, और हम क्या करेंगे? उन्हें प्लेटफॉर्म दे देंगे, अपने बॉन्ड बेचो, पैसे इकट्ठे करो। अब मीगा क्या कह रहा था? मीगा भी तो वर्ल्ड बैंक का पार्ट है। तो मीगा कहता है कि ऐसा भैया, मल्टी डायमेंशंस, ये मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी कहता है कि अगर इस कंट्री में FDI, यानी FDI लाना, यानी वर्ल्ड की कंट्रीज कहता है इस कंट्री में भैया FDI लाओ। तो दो बात करता है मीगा, इस कंट्री को भी सजेशन देता है। सजेशन देना किसको? इस डेवलपिंग नेशन को, कि हाउ टू प्रमोट FDI इन द कंट्री। और दूसरा, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, इन्वेस्टमेंट
प्रोवाइडिंग कंट्री को गारंटी देना। गारंटी देना मतलब क्या कि भाई अगर आप भारत में पैसा लगाइए, पैसा अगर आपको, कैसे गारंटी किस चीज के देते हैं? पॉलिटिकल रिस्क। गारंटी किस बात का? रिस्क का। रिस्क की गारंटी, जैसे पॉलिटिकल रिस्क। भाई मीगा का इंटेंशन है इंडिया को सपोर्ट करना, तो मीगा कहती है कि आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट लगाओ, आपका इन्वेस्टमेंट नहीं डूबेगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। और इंडिया को भी मीगा समझाता है कि देखो भाई, आप ऐसे ऐसे काम करो, जैसे कनाडा, अमेरिका, यूके, ऐसे कंट्रीज में भारत के वित्त मंत्री जाते हैं और एक्सपो लगाते हैं। किस चीज का? कि टू अट्रैक्ट एफडीआई इन इंडियन मार्केट, कि आप आइए हमारे यहां करिए। तो ये मीगा बताता है कि आप एक ट्रेड फेयर करिए या और इस तरह की चीजें करिए, जिससे क्या हो? इन्वेस्टमेंट आए। और जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको कहते हैं हाँ भाई, कोई रिस्क हो उसकी गारंटी हम लेते हैं। आपको पॉलिटिकल रिस्क हो, किसी तरीके की रिस्क हो, उसकी गारंटी कौन लेता है? हम लेते हैं, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो इससे भी क्या हो जाएगा? उस कंट्री में डेवलपमेंट आएगा, एफडीआई आने से क्या फायदे हो सकते हैं मैं आपको बता चुका हूं। तो इस लिहाज से मीगा भी क्या करता है? सपोर्ट करता है। ठीक है। अगला क्या है? ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। हिंदी इसकी होगी निवेश विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। निवेश विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। इसका इंटेंशन क्या है? इसका इंटेंशन ये होता है कि जो भी क्या कहते हैं, विवाद हो रहे हैं डिस्प्यूट्स को लेकर के, ठीक है, वो यहां पे आकर के सुलझाए जा सकते हैं। यानी एक मीडिएटर का काम कर सकता है। जो कैसे विवाद? इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इस इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट से रिलेटेड जो भी विवाद है, इसको क्या सुलझाया जा सकता है। ठीक है। अगला क्या है? दूसरी चीज क्या है? ठीक है, जो डिस्प्यूट्स हैं, जैसे इसके बहुत चर्चित डिस्प्यूट्स इसने सुलझाए हुए हैं, जैसे इंडो पाक सिंधु रिवर डिस्प्यूट, भारत पाकिस्तान सिंधु नदी जल विवाद। अच्छा, ये ICSID बना कब? 1966 में। और दूसरी चीज क्या है? डिस्प्यूट बिटवीन स्वेज नहर का विवाद, इंग्लैंड और मिस्र के मध्य
सुएज नहर के विवाद को, ठीक है, इसी संस्थान ने सुलझाया था। सुएज नहर का विवाद क्या है, आप जब आयार पढ़ोगे तो आप इस चीज को समझोगे, ठीक है, कि इजिप्ट और सुएज नहर के बन जाने के बाद से क्या अंग्रेजों को आसान हुआ। उसके पहले क्या था, पूरा अफ्रीका महाद्वीप घूम करके कहाँ, इंडिया आना पड़ता था, ठीक है। तो इस विवाद को भी क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है या खत्म किया जा सकता था। मतलब ये इसने सुलझाया। ये दो बहुत चर्चित विवाद हैं, इसको सुलझाया गया, ठीक है। अब इंडिया वर्सेस वर्ल्ड बैंक। क्या, पहले इसको बताने से पहले थोड़ा समझा दूं आपको। 5 हैं इसके, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सुनिए ध्यान से, IBRD, रियल में इसी को वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। मैं बोल रहा हूं और 1 मिनट बोलूंगा। वर्ल्ड बैंक इज अ ग्रुप ऑफ, वेल नोन ग्रुप ऑफ 5 institutions. If you go through the all institutions, the first institution would be IBRD, International Bank for Reconstruction and Development. What is IBRD? Actually, in real, it is IBRD is also IBRD is in really World Bank. Okay? और दूसरी चीज क्या है? And second thing is that कि always a American citizen would be the chairperson or president of World Bank, as I have told you. दूसरा है IDA, International Development Association. And what is the basic thing about IDA is it's a soft loan window. यह एक रियायती दर की खिड़की है जो एक लॉन्ग रन के लिए अप टू 40 इयर्स लोन देती है, या ऐसे कह लो ग्रांट देती है, ठीक है। दूसरा क्या था, IFC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इसका भी इंटेंशन क्या था, हेल्प करना, किसको, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, किसी कंट्री के अंदर प्राइवेट कंपनीज के मालिकों को बुला करके पैसा देना विदाउट द गारंटी ऑफ द पर्टिकुलर गवर्नमेंट, और उनको इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करना कैपिटल जनरेशन करने के लिए, वो अपने बॉन्ड्स को बेच करके भी पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि मीगा, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये क्या कहता है, एक गारंटी देता है एजेंसियों को जो यहां पे इन्वेस्टमेंट करती हैं कि भाई ऐसा है कि आप आओ, जो कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, आपको कोई पॉलिटिकल रिस्क एक शब्द मैंने यूज किया, किसी तरीके का रिस्क में एक पॉलिटिकल रिस्क। जैसे मान लो कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई, क्या पॉलिसी बनाई गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि भाई एक काम करना है कि ये इतने % FDI अलाउ कर रहे हैं। अचानक क्या हुआ, सरकार बदल गई और वो FDI खटाई में पड़ गया, यानी वो पूरा का पूरा ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो जिसने इन्वेस्टमेंट लगाया उसका पैसा तो फंस गया। तो मीगा कहता है अगर इस तरह की कोई रिस्क आता है तो उसकी गारंटी हम लेते हैं, ठीक है। और एक है ICSID, इसका उद्देश्य क्या था कि बड़े लेवल पे क्या करना, जो विवाद हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उनको सुलझाना। कुछ 2 चर्चित विवादों का मैंने बात बताया, उसकी बात है। इंडिया के देखो क्या है, इंडिया ICSID को छोड़कर सभी का सदस्य है। दूसरा, इंडिया IBRD प्लस IDA प्लस IFC का फाउंडिंग मेंबर है, जबकि मीगा का सदस्य 1994 में बना। और
क्या भारत वर्तमान में वर्ल्ड बैंक में 7वां शेयर होल्डर है? ठीक है, यह इसकी हिस्सेदारी 3.13% है। यहां भी मैक्सिमम किसका होगा? अमेरिका में होगा। ठीक है, तो फाउंडिंग मेंबर इनका है, क्लियर। और मीगा का कब बना? 1994 में बना। क्यों? आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए अपना। 1991 के बाद हम एलपीजी लाए तो हमें एफडीआई की जरूरत महसूस हुई, तो फिर हम किसकी सदस्य बनने गए 1994 में? मीगा का, मल्टी इन्वेस्टमेंट गारंटी या मल्टीलेटरल, ठीक है, इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। आई थिंक आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ रिपोर्ट्स हैं आईएमएफ की। रिपोर्ट्स हैं, कौन कौन सी हैं? डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? आईएमएफ जारी करता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, कौन जारी करता है? आईएमएफ जारी करता है। तीसरा है ग्लोबल इकोनॉमिक पॉसिबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल पॉसिबिलिटी रिपोर्ट, ये कौन जारी करता है? आईएमएफ जारी करता है, सॉरी वर्ल्ड बैंक जारी करता है। और एक चौथा है रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स कौन जारी करता है? ठीक है, वो कौन जारी करता है? ये आईएमएफ जारी करता है। ठीक है, तो देखिए आज के इस वीडियो में हम आपसे बात किए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बारे में। आगे की जो चीजें हैं, थोड़ी और करंट की चीजें जो आएंगी, वो नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगी आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।